Hello everyone, welcome to our YouTube channel and myself Professor Vaibhav Solanki, and today we are discuss on Unit 2 of Transportation Engineering subject which name is Highway Transportation. In this unit, let's topic number 2, lecture number 2, Highway Alignment and Survey. So, in our last lecture, lecture number 1 में हमने हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का हाईवे अलाइनमेंट और सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। तो पहले तो हाईवे अलाइनमेंट क्या है? तो हाईवे अलाइनमेंट को मैं सिंपली डिफाइन करूं तो द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। क्या है कि पोजीशन ऑफ द लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन, जो भी हाईवे की जो सेंटर लाइन है उसकी पोजीशन ऑन द ग्राउंड, जो ऑन द ग्राउंड पे है, जो सेंटर लाइन के हिसाब से जो पोजीशन है लेआउट का, वही ऑन द ग्राउंड है, उसको हम हाईवे अलाइनमेंट कहेंगे। हम इमेज के साथ देखेंगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा। इट इंक्लूड स्ट्रेट पाथ, हॉरिजॉन्टल डेविएशन एंड कर्व्स ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। द डिसएडवांटेज आर बेसिकली हाईवे अलाइनमेंट क्या क्या हो सकता है, इसमें स्ट्रेट पाथ हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल डेविएशन होता है, या तो कर्व्स हो सकता है। ये सब हाईवे अलाइनमेंट है। बट अगर ये अलाइनमेंट इम्प्रॉपर है, ठीक से नहीं बनी, तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेज आर इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन, increase in maintenance cost, increase in vehicle operation cost, and increase in accident cost। क्या है? इम्प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकता है, व्हीकल का ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ सकता है ड्यू टू एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट की वजह से जो एक्सीडेंट कॉस्ट बढ़ सकता है वो भी हो रहा है। तो once the road is aligned and constructed, it is not easy to change the alignment due to increase in cost of adjoining land and construction of costly structure। हम सबको पता है कि एक बार हमने अलाइनमेंट फिक्स कर दी, उसके बाद हम ऑलरेडी पेमेंट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और लोन अपनी जो लैंड है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ जाता है। अब एक बार जो रोड अलाइन हो गया उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन या तो रिकंस्ट्रक्शन या रीअलाइनमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। सो हम मैक्सिमम ध्यान रखेंगे कि जो हाईवे अलाइनमेंट हो वो प्रॉपर हो, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। हम यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स के हाईवे अलाइनमेंट्स के फोटोग्राफ्स देखेंगे, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो हाईवे है तो ये स्ट्रेट हाईवे है, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, तो जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। ये जो सेंटर लाइन है हाईवे की सेंटर लाइन ऑन लैंड, ऑन ग्राउंड पे जो लेआउट है उसका ऑन ग्राउंड पे, तो उसको हम हाईवे अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर वो लेआउट कर्व्स है तो वो भी अलाइनमेंट होगा, अगर वो लेआउट ग्रेडियंट है तो वो भी अलाइनमेंट होगा। कुछ और सैंपल के साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट हाईवे है, फिर यहाँ पे कर्व्स है, जो हिली रीजन पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन कर्व्स और कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा सर्कुलर रोड है, तो ये हाईवे सर्कुलर अलाइनमेंट है उसका। यहाँ पे मर्जिंग और डाइवर्जिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये कर्व्स है, तो ये सब सैंपल ऑफ हाईवे अलाइनमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर साफ कर्व दिखाई दे रहा है हमें। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो वो भी एक अलाइनमेंट है। ये जो कर्व्स है ये वन टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ये फिर से इन वैली रीजन, ये समिट कर्व्स और वैली कर्व्स हम देखते हैं, तो ये पूरा कर्व्स है, ठीक है, तो ये भी एक वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट हम देखते हैं। तो बेसिकली हाईवे अलाइनमेंट के टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो हॉरिजॉन्टली डेविएट होता है अपने पाथ के साथ, और दूसरा है वर्टिकल अलाइनमेंट, जो वर्टिकली डेविएट होता है अपने पाथ के साथ। ये जो अलाइनमेंट है ग्रेडियंट के साथ, वो वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है। Then we discuss about requirement of highway alignment। क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर एक हाईवे अलाइनमेंट
मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हाईवे अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये चार है जो मेजर रिक्वायरमेंट है हाईवे अलाइनमेंट के लिए। फर्स्ट वन इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब डिजायरेबल टू हैव अ शॉर्ट अलाइनमेंट बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन। कोई भी दो टर्मिनल स्टेशन पे आप डिजायर शॉर्ट अलाइनमेंट के साथ वहाँ पे पहुँच सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट स्टेशन है उसका हाईवे अलाइनमेंट आपने कोई और जगह से पास किया, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, टोटल लेंथ बढ़ जाएगी किलोमीटर स्टेशन तक पहुँचने की। सो मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि मेरा जो डेस्टिनेशन है बी और मेरा पॉइंट है ओरिजिन है ए, तो ए और बी के बीच में जो अलाइनमेंट है तो मैक्सिमम कम से कम डिस्टेंस में मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊँ, ऐसे शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा इजी, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड विथ मिनिमम प्रॉब्लम, ऑल्सो इजी टू ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल। दूसरा कि अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में वो इजी रहे और उसके साथ मिनिमम प्रॉब्लम हो ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल। जब आप व्हीकल वहाँ पे चलाओ तो कंफर्टेबली चला सकते हो और मिनिमम प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई रीजन पे या तो हिली रीजन है तो वहाँ पे कोई हिली एरियाज की वजह से या तो हिली रॉक्स की वजह से आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो उसकी वजह से आपको इजी कोई और पाथ पे उसका अलाइनमेंट टर्न करना पड़ेगा। अगर आप वो इजी पाथ नहीं है वहाँ पे अगर अलाइनमेंट दोगे और वहाँ से हाईवे का व्हीकल्स वहाँ से मूव होगा, तब वहाँ पे सुपर एलिवेशन की वजह से और बहुत सारी दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में भी ये बहुत सारी दिक्कतें आएगी, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज सेफ, सेफ इनफ फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर व्यू पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल हिल स्लोप embankment and cut slope, also safe for traffic pressure। सेफ मीनिंग यहाँ पे होता है कि मैक्सिमम आपका जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ होना चाहिए, स्टेबिलिटी के हिसाब से भी सेफ होना चाहिए। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है या तो हिली स्लोप पे अगर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे कोई अर्थ स्लाइडिंग के ड्यूरिंग आपका अलाइनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, हाईवे अलाइनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरा ट्रैफिक ऑपरेशन में भी इजी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें सेफ होनी चाहिए। तो थर्ड वन इज सेफ एंड फोर्थ इज इकोनॉमिकल। Economy is most important. So total cost including initial cost, maintenance cost and vehicle operation cost should be minimum। आपका हाईवे अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट है जो इनिशियल स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी कम आए, उसके बाद मेंटेनेंस भी कम आए, और उसके बाद वहाँ पे जो भी व्हीकल ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पे मैक्सिमम व्हीकल चल रहे हैं उसका व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी मिनिमम आना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये चार चीज़ें हैं जो चार रिक्वायरमेंट है वो हाईवे अलाइनमेंट के लिए है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे अलाइनमेंट इज शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। देन डिस्कस अबाउट फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो अलाइनमेंट को कंट्रोल करेंगे? तो बहुत सारे फैक्टर है जिसमें है एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ट्रैफिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इकोनॉमिक एंड अदर कंसिडरेशन। एडिशनल केयर इन हिल रोड्स, बेसिकली जो हिल रोड्स है वहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स है जो कंट्रोल कर सकते हैं अलाइनमेंट में, जिसमें स्टेबिलिटी है, ड्रेनेज है, जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिल रोड्स है, हिल रोड्स के भी बहुत सारे जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड है, और रेजिस्टिंग लेंथ है। तो हम वन बाय वन ये सब पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे हाईवे अलाइनमेंट को। So let's start with the first factor controlling of alignment is obligatory point। Obligatory point क्या है कि obligatory point through which alignment is to pass, कोई ऐसा point through which जहाँ पे alignment उसके साथ पास हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज साइड है, इंटरमीडिएट टाउन है या तो माउंटेन है, तो ब्रिज साइड टाउन या तो माउंटेन के साथ साथ जो आपका हाईवे है वो उसके अंदर से पास हो रहा है, उसके थ्रू पास हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है सब ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। अब ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, अब कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिसके पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट नहीं पास है। ऐसे कौन कौन से पास? रिलीजियस प्लेस है, कोस्टली स्ट्रक्चर है या तो अनस्टेबल लैंड, अनसूटेबल लैंड। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट आपके दो टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट टाइप इज ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास, एंड सेकंड पॉइंट इज ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। एक कि जिसके थ्रू अलाइनमेंट पास हो सकती है, अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट
सिटी है, मेरा पॉइंट है ए और बी के बीच में मैंने हाईवे कंस्ट्रक्शन किया है, 15-20 किलोमीटर का हाईवे है, ठीक। बट ये 15-20 या 25-30 किलोमीटर के बीच में कोई ब्रिज है, तो मैं ब्रिज के थ्रू अपना हाईवे अलाइनमेंट पास कर सकता हूँ। कोई इंटरमीडिएट टाउन है तो वो टाउन के थ्रू मैं अपना अलाइनमेंट पास कर सकता हूँ। अगर कोई माउंटेन रीजन है तो माउंटेन के आसपास से या माउंटेन के थ्रू कट करके कट स्लोप देके मैं वहां से अपना अलाइनमेंट पास कर सकता हूँ। दूसरी तरफ दूसरा ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट विल नॉट पास, कि जिसके थ्रू एज पर रूल्स अलाइनमेंट वहां से पास नहीं हो सकता। तो वो कौन कौन सा पॉइंट है? फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस प्लेस, ऐसे कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे टेम्पल है, चर्च है, या तो कोई भी चीज़ है, रिलीजियस प्लेस है, तो उसके थ्रू हम अलाइनमेंट पास नहीं कर सकते। कोई कॉस्टली स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू भी हम अलाइनमेंट पास नहीं कर सकते। उसके बाद अनसुटेबल लैंड है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई तालाब है या कोई लेक है, या तो कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, हाईवे कंस्ट्रक्शन करना या पॉइंट देना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो वो अनसुटेबल लैंड के साथ भी हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये थे ऑब्लिगेटरी पॉइंट। दूसरी बात करें तो ट्रैफिक, origin and destination survey should be carried out the area and the design line with drawn showing the trend of traffic flow। बेसिकली ट्रैफिक फ्लो जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है अलाइनमेंट को, या तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है अलाइनमेंट को, तो उसमें से जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे हमने ऑलरेडी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ा है, उसमें ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे जो है उसके थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम डिजाइन लाइन है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो जो शोविंग ट्रेंड है ट्रैफिक फ्लो का वो हम बता सकते हैं कि ये फ्लो थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, तो हम उसके हिसाब से अलाइनमेंट अपनी रख सकते हैं। दूसरी चीज, न्यू रोड टू बी अलाइन शुड कीप इन अ व्यू द डिजाइन लाइन, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स एंड फ्यूचर ट्रेंड। और उसकी वजह से हम जब भी एग्जिस्टिंग रोड नहीं, न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पे अलाइनमेंट पास करनी है, तो हमको पता चलेगा कि ये जो डिजाइन लाइन है वहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो है, वहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है, या तो वहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके साथ साथ हम ट्रैफिक पैटर्न के हिसाब से और फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से अपना अलाइनमेंट पास कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है जियोमेट्रिक डिजाइन। देखिए जियोमेट्रिक डिजाइन है हाईवे हाईवे की, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हाईवे अलाइनमेंट को, ठीक है। सो डिजाइन फैक्टर सच एज ग्रेडियंट, radius of curves, side distance also govern the final alignment of the highway। जो हम हाईवे की फाइनल अलाइनमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो, या तो हम डिसाइड करेंगे, तो उससे पहले कहाँ कहाँ पे ग्रेडियंट है, कहाँ कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व्स है और साइड डिस्टेंस किस हिसाब से दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिक डिजाइन डायरेक्टली अफेक्ट करती है एक्सीडेंट रेट को। अगर जियोमेट्रिक डिजाइन ठीक नहीं है तो आपका एक्सीडेंट चार्जेस और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर जियोमेट्रिक डिजाइन होना जरूरी है। और प्रॉपर जियोमेट्रिक डिजाइन से पहले अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या तो न्यू रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसके जियोमेट्रिक डिजाइन के हिसाब से कहाँ पे ग्रेडियंट है, रेडियस ऑफ कर्व्स है और साइड डिस्टेंस है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अलाइनमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है जियोमेट्रिक डिजाइन। ग्रेडियंट शुड बी फ्लैट एंड लेस देन द रोलिंग ग्रेडियंट और डिजाइन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम फ्लैट होना चाहिए, और जो रोलिंग ग्रेडियंट है और डिजाइन ग्रेडियंट है उससे कम होना चाहिए। दूसरी चीज, अवॉइड सडन चेंजेस इन साइड डिस्टेंस। अगर साइड डिस्टेंस पे सडनली कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली नियर द क्रॉसिंग। अगर क्रॉसिंग के आसपास कोई सडन चेंजेस है, सडन कर्व्स है, तो हम क्रॉसिंग के आसपास सडन शार्प कर्व्स नहीं रख सकते। ऐसे सडन चेंजेस है साइड डिस्टेंस के आसपास, वो हम जियोमेट्रिक डिजाइन में नहीं रख सकते। दूसरी चीज है अवॉइड शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स। मैक्सिमम हमको हॉरिजॉन्टल कर्व्स को अवॉइड करना है, जो शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स है। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांजिशन कर्व्स दे सकते हैं, इसके बाद सर्कुलर कर्व्स देख सकते हैं, उस हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स को डिजाइन कर सकते हैं। अवॉइड रोड इंटरसेक्शन नियर बैंड। जहाँ जहाँ पे भी बैंड है, टोटली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसके भी टर्निंग बैंड है, जहाँ पे टोटली आपको टर्न लेना है, वहाँ पे रोड इंटरसेक्शन, वहाँ पे कोई क्रॉस या इंटरसेक्शन हम नहीं दे सकते। सो ये चार चीजें हैं जो डायरेक्टली जियोमेट्रिक डिजाइन के हिसाब से डायरेक्टली कंट्रोल करेंगी हाईवे अलाइनमेंट को, या तो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हाईवे अलाइनमेंट को। Next is economy. Yes, economy is important factor for affecting in controlling of highway alignment. Alignment finalized based on the total cost, including initial cost, maintenance cost, and vehicle operation cost, which are already discussed in a previous slide.
Other consideration like drainage consideration, political consideration, surface water level, high flood level and environmental consideration. उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे जहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है या तो ड्रेनेज की कंसिडरेशन के हिसाब से हमको हाईवे अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ती है या तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पे अलाइनमेंट पास करनी होती है या तो सरफेस वाटर लेवल कितना है ज़्यादा सरफेस वाटर लेवल है तो हम वहाँ पे अपने अलाइनमेंट नहीं रख सकते हाई फ्लड लेवल से दूर हमको अलाइनमेंट रखनी है और दूसरा बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है उसको देख के भी वहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है और ज़्यादा कटिंग हो रहा है ट्रीज का तो हमको ज़्यादा कटिंग नहीं करना है और कोई और पॉइंट ढूंढना है जिसकी वजह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकें तो ये सब एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन को भी ध्यान रखना पड़ता है तो ये भी कंट्रोल करेंगे या तो ये भी गवर्न करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अलाइनमेंट उसके बाद जो मेजर अफेक्शन दिखाई देगा वो टोपोग्राफिक कंट्रोल पॉइंट्स में दिखाई देगा हम देखते हैं कि कोई हिली रीजन पे है जहाँ पे जो टोपोग्राफिक पॉइंट है तो वो उसका इंडिकेट करता है कि वहाँ पे समिट कर्व्स और वैली कर्व्स के साथ साथ हाई हिली रीजन को इंडिकेट करता है हम टोपोग्राफी को देख के उसका अलाइनमेंट में हम वहाँ पे हिली रीजन पे अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं तो क्या देखना चाहिए हमको द अलाइनमेंट वेयर पॉसिबल शुड अवॉइड पासिंग थ्रू तो मैक्सिमम अलाइनमेंट है तो कुछ चीज़ों से पास करनी नहीं चाहिए या तो मैक्सिमम हमको अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ से अलाइनमेंट पास ना हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो है मार्सी एंड लो लेइंग लैंड विथ पुअर ड्रेनेज जहाँ पे ऐसी लैंड है कि जो इजीली सेटलमेंट हो जाएगा या तो लो लाइंग लैंड है जहाँ से वो अर्थ स्लाइड और अदर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और पुअर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे हम अलाइनमेंट नहीं रख सकते दूसरी चीज़ फ्लड प्रॉन एरियाज कि जहाँ पे ज़्यादा फ्लड है फ्लड के चांसेस है वहाँ पे भी हम अलाइनमेंट नहीं रख सकते थर्ड वन इज अनस्टेबल हिली फीचर कोई भी जगह पे अगर रॉकी एरिया है तो वहाँ पे जो रॉक्स है वो अगर अनस्टेबल है या तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में लैंडस्लाइड हो सकता है तो वहाँ पे हम अलाइनमेंट पास नहीं कर सकते इन चीज़ों के थ्रू हम कभी भी अलाइनमेंट पास नहीं कर सकते और वो हमको टोपोग्राफिक सर्वे के थ्रू पता चल जाएगा कि टोपोग्राफिक कंट्रोल पॉइंट है उस जगह पे उसके हिसाब से हम हाईवे अलाइनमेंट रख सकते हैं तो इस हिसाब से टोपोग्राफिक कंट्रोल पॉइंट विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू फैक्टर एंड डायरेक्टली अफेक्टेड टू द हाईवे लाइन then material and construction features materials first one is easily available material and easily available construction features so deep cutting should be avoided कंस्ट्रक्शन फीचर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर आपको डीप कटिंग करना पड़े तो उसको मैक्सिमम अवॉइड करना पड़े वो इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से इकोनॉमिकली भी एडवांटेज होगा दूसरी चीज़ अगर ज़्यादा डीप कटिंग हुआ तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट भी बढ़ सकता है दूसरी चीज़ अर्थवर्क इज टू बी बैलेंस अगर हमें कहीं पे अर्थवर्क करना पड़े वहाँ पे फिलिंग करना पड़े मैक्सिमम फिलिंग है तो उसको मिनिमम फिलिंग हो सके वो क्योंकि बाहर से हम अर्थवर्क को वहाँ पे मैक्सिमम अर्थवर्क करेंगे उसकी वजह से इकोनॉमिकल उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा सो अर्थवर्क इज टू बी बैलेंस उसमें क्वांटिटी फॉर फिलिंग एंड एक्सकवेशन alignment should preferable be through better soil areas to minimize pavement thickness वो बेटर सॉइल एरियाज के हिसाब से थिकनेस को मिनिमम रख सके उसके हिसाब से वहाँ से पास होनी चाहिए लोकेशन में भी नियर सोर्सेज ऑफ इम्पैक्टमेंट एंड पेमेंट मटेरियल और जहाँ से हमको एम्बैक्टमेंट मिल सके और पेमेंट मटेरियल इजीली मिल सके ऐसी जगह पे हमको लोकेशन रखना चाहिए तो ये मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हाईवे अलाइनमेंट अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स की जो है स्टेबिलिटी ड्रेनेज जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिल रोड एंड रजिस्टिंग ग्रेड वो जो बेसिकली हिली रीजन है या तो हिली एरिया है वहाँ पे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे इन सब फैक्टर तो इन सब फैक्टर की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉमन प्रॉब्लम इन हिली रोड इज अ लैंडस्लाइडिंग हिली रोड पे जो कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देगा वो लैंडस्लाइडिंग है द कटिंग एंड फिलिंग ऑफ द अर्थ टू बी कंस्ट्रक्ट द रोड ऑन अ हिली स्लाइड causes of stiffening of existing slope and affect its stability अगर जैसे जैसे हिली रोड पे स्टिफनेस है स्टिफनेस को हम रिमूव करने के लिए मैक्सिमम कटिंग करेंगे
और जब जब कटिंग होगा या तो फिलिंग होगा तब तब लैंड स्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमको देखना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से हमको कटिंग और फिलिंग करना चाहिए, और जहाँ पे स्टेबिलिटी है ये एरियाज पे उसके थ्रू ही हमारा अलाइनमेंट पास हो। दूसरी चीज ड्रेनेज। तो मैक्सिमम जहाँ पे ड्रेनेज अवेलेबल है वहाँ पे भी अलाइनमेंट देना चाहिए। अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कहीं पे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को देना पड़े तो वहाँ पे अवॉइड करो। द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर शुड बी मिनिमम। अगर हम चाहते हैं तो वहाँ पे 3 या 4 क्रॉस ड्रेनेज आ जाते हैं। अगर कोई ब्रिज है या तो कोई रिवर्स है या तो कोई अदर ड्रेनेज इश्यू है तो मैक्सिमम अवॉइड करो कि आप जो ड्रेनेज फ्लो है उसके साथ साथ आपका अलाइनमेंट हो। ठीक है, तो मिनिमम क्रॉसिंग आना चाहिए। जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिल रोड। ग्रेडियंट कर्व्स और स्पीड है, साइड डिस्टेंस है और रेडियस ऑफ द कर्व्स है जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से। देन जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ द हिल रोड, ग्रेडियंट कर्व, स्पीड, साइड डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ द कर्व्स, वो भी अलाइनमेंट के हिसाब से होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रेजिस्टिंग लेंथ। The total work to be done to move the load along the route and taking horizontal length. And the actual difference in the level between two stations and the sum of the effective rise and fall in the axis of floating gradient. So should kept it low as possible. तो हमको क्या करना है, रेजिस्टिंग लेंथ हमको मिनिमम या तो जितना भी शुड कैप एज लो एज पॉसिबल रखना है। तो ये सब फैक्टर है, ये 3-4 फैक्टर है जो हिली रीजन पे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो हमने आगे डिस्कस किया कि टोपोग्राफिकल फैक्टर है या तो जियोमेट्रिक डिजाइन के और इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के हिसाब से जो फैक्टर है वो हाईवे अलाइनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम था हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। आज हमने हाईवे अलाइनमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सर्वेज के बारे में बात करेंगे कि हाईवे अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से सर्वेज करने पड़ते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।